ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में है। तो आदिकाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आदिकाल पर डिटेल में वीडियो बनाए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए तो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है। हिंदी का जो आरंभिक रूप है इसको अवहट्ट किसने कहा है, तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी ने कहा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो यह आदिकाल के संदर्भ में कथन किसका है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि जो 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है हिंदी का आदिकाल इसे कहते हैं और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। तो ऐसा किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और किसके संदर्भ में कहा है, आदिकाल के संदर्भ में कहा है। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को अपने इतिहास में विवेचन करने वाले, उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान है कौन, राव सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर अपभ्रंश क्या है, आरंभिक हिंदी। अगला क्वेश्चन है उत्तर अपभ्रंश क्या है, आरंभिक हिंदी। शिव सिंह सेगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भी विद्वानों के मतभेद हैं, विद्वानों का अलग अलग मत है। तो शिव सिंह सेगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, पुष्य या पुण्य को, जो कि 7वीं सदी के हैं। राव सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो शरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और यही क्या है, सर्वमान्य मत है, शरपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है राव सांकृत्यायन के अनुसार। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य का जो आरंभ है कब से स्वीकार किया है, किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, तो 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि, देखिए भिन्न भिन्न विद्वानों के साथ हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भिन्न भिन्न मतभेद है। तो यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है, स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है और हिंदी का प्रथम कवि भी स्वयंभू को ही माना है। स्वर मत में से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सिद्ध सरापा को। स्वर मत के हिसाब से देखा जाए तो सरापा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और यही सर्वमान्य मत है। हिंदी का प्रथम कवि सरापा को किसने माना है, राव सांकृत्यायन ने। सरापा का समय क्या है, सरापा जो कि आदिकाल के कवि हैं, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो इनके राव सांकृत्यायन के अनुसार का समय है 769 और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी। हिंदी काव्य सागर में सरापा की कुल रचनाओं का संग्रह किसने किया है। हिंदी काव्य सागर में सरापा की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, तो राव सांकृत्यायन ने किया है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है, अब्दुल रहमान कृष्ण संदेश रासक किसकी रचना है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अब्दुल रहमान की रचना है। और भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। समान रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। हिंदी साहित्य का आरंभ अगर देखा जाए तो सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना क्या है, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है, श्रावकाचार, जो कि देवसेन की कृति है। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना क्या है, श्रावकाचार, जो कि देवसेन की रचना है। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है, प्राकृताभास हिंदी कहा है या अपभ्रंश कहा है। पुरानी हिंदी को शुक्ल जी ने
प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहाँ है? ग्रेसन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? 1400 ईस्वी आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? 1318 ईस्वी मानी है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1343 ईस्वी मानी है। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है क्या? 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। अगर आदिकाल की अवधि देखा जाए तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आदिकाल का जो समय है महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। जो इंदु नामक कवि, जो इंदु क्या है? कवि हैं। छठी सदी की परमार्थ प्रकाश और योगसार रचनाओं में अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किया। तो प्रमाद प्रकाश और योगसार रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किसने किया है? तो जो इंदु नामक कवि ने छठी सदी से किया है। अब्दुल रहमान कृत जो है संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की वीरा की कथा है। तो कैसी कथा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की कृति है और ये क्या है? खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की वीरा की कथा है। तो इसमें क्या है? वियोगिनी की वीरा की कथा है। किसकी? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों और नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश नाम अगर देखा जाए तो सबसे पहले वल्लभी की राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी की राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलती है। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचयिता कौन है? वररुचि। देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपयो अवट्टा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है। विद्यापति आदि काल के कवि हैं और ये मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। किसे? विद्यापति को। बालचंद बिज्जावहु भाषा दूर नहीं लग गई दुज्जन हासा। पंक्तियाँ किसकी है? बालचंद बिज्जावहु भाषा दूर नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति की पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो देश भाषा शब्द बोलचाल की भाषा के लिए प्रयुक्त किया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द बोलचाल की भाषा के लिए प्रयुक्त किया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो आदि पुराण और उत्तर पुराण पुष्पदंत की रचना है। किस सिद्ध कवि का एक और नाम है? सरोज व्रज। तो सरपा का नाम क्या है? सरोज व्रज भी है। क्या? सरपाद सरोजव्रत इनका नाम है और ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। सिद्धों की संख्या 84 है। सरोज व्रत देखिए यहाँ पे सरोज व्रज, राहुल व्रत किस सिद्ध कवि के नाम है? सरपा, सरोज व्रत, राहुल व्रत और सरपाद, ये सरपा के नाम है। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? अगर भरत मुनि के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देके द्विभाषा नाम दिया है। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि कौन है? सरपा। सिद्ध कवि अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं? सरपा, समरपा, लुइपा, डोम्बिपा, डोम्बिया, कणपा, कुकुरिपा, तंतिपा, ये क्या है? सिद्ध कवि हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध कवि का है? तो लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। सिद्ध कवि में लुइपा के गुरु कौन है? सबरपा। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है और लुइपा के गुरु कौन है? सबरपा है। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुइपा कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। लुइपा एक ऐसे सिद्ध कवि है जिनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ था? तो पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नाथ पंथ
नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मंत्र, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। पंक्तियाँ किसकी है, किसकी पंक्तियाँ हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। गोरखनाथ का समय कब माना जाता है, 13वीं सदी से गोरखनाथ का समय माना। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया है, तो गोरखबानी नाम से अगर देखा जाए तो गोरखनाथ की रचनाओं का संपादक पीताम्बर डॉक्टर पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने किया है। नाथों की संख्या कितनी है, 9 है, और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया था, तो राजपूताना ने पंजाब में किया था। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है, तो गोरखनाथ का समय जो है वो पृथ्वीराज के आसपास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है, जलंधर नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है, जलंधर नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है, जलंधर नाथ। क्वेश्चन पूछा जाता है गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है, जलंधर नाथ। प्रमुख नाथ कवि कौन कौन से हैं, गोरखनाथ, चौरंगी, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरतरी, जलंधरो पाव, ये क्या है, नाथ कवि है। कनपटी योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है, तो नाथ पंथ को ही कनपठे योगी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरापा का समय क्या माना है, तो 690 ईस्वी माना। विक्रमी संवत 690 माना है। नौलख पातार आगे नाचे पीछे सज अखाड़ा, ऐसे मल्ले जोगी खेले तब अंतरही बसे भंडारा। पंक्तियाँ किसकी द्वारा, देखिए पंक्तियाँ दे दी जाती एग्जाम में पूछी जाती किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, तो पंक्ति गोरखनाथ के द्वारा कही गई पंक्ति है। गोरखनाथ आदिकाल के कवि हैं। गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं कौन, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है, तो नाथ पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत कहा गया है। सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर क्या है, सिद्ध पंथ और नाथ पंथ में क्या प्रमुख है, सिद्ध क्या थे, निरीश्वरवादी थे, और नाथ क्या थे, ईश्वरवादी थे, यानी ये ईश्वर को मानते थे और ईश्वर को नहीं मानते थे सिद्ध, और नाथ जो थे ईश्वर को मानते थे। सिद्ध नारी भोग में विलास करते थे, किंतु नाथपंथी जो थे इसके विरोधी थे। नारी भोग के क्या थे, विरोधी थे नाथपंथी। नाथपंथियों में ईश्वर का वैशिष्ट क्या है, निर्गुण की साधना। नाथपंथी में ईश्वर का वैशिष्ट है कि निर्गुण की साधना। हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्राह्मणवादी की साहित्य का वैशिष्ट है, तो नाथ साहित्य का वैशिष्ट है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखन किसने कहा है, तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखन मिश्र बंधुओं ने कहा है। गोरखवाणी की भाषा क्या है, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा है। गोरखवाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा है। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है, सदुकड़ी कहा है, जिसकी कुछ खड़ी बोली और राजस्थानी था। मतलब सदुकड़ी क्यों कहा है, क्योंकि कुछ जो है खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सदुकड़ी यानी खड़ी बोली लिए राजस्थानी है, और नाथपंथियों की भाषा माना है सदुकड़ी किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है, 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसके द्वारा कहा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है। तुलसीदास भक्ति का के कवि है। दूत कहाँ अवधूत कहो, पंक्तियाँ किसकी है, तुलसीदास जी की। जैन साहित्य का कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में। आचार रस फागु चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता है, तो जैन साहित्य की। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य ये आदिकाल के साहित्य हैं। अब ग्रंथ में पांडव पुराण किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, यश कीर्ति ने। समांतर सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं सदी तक सिद्धों का समय माना जाता है। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौमचरी को किसने पूर्ण किया, पौमचरी किसका ग्रंथ है, स्वयंभू को, और ये अपूर्ण ग्रंथ था, इसे पूर्ण किसने किया, इसके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है, अभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है, तो पुष्पदंत ने अपने को अभिमान मेरु कहा है। जैन कवियों में कृष्ण कथा को क्या कहा गया है, कृष्ण कथा को क्या कहा है, तो
तो हरिवंश पुराण कहा है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू थे। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ थे कौन? शिव। दुब्ब साहब प्यास नामक अभ्रंश रचना के रचयिता कौन है? देवसेन। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद। ये प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? हेमचंद। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, रचनाकार कौन है? हेमचंद। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा है? तो सोमप्रभ सूरी ने लिखा है। संस्कृत ग्रंथ जो है प्रबंध चिंतामणि, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं की आख्यान संग्रहित है, किसने लिखा है? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। जैनाचार्य मेरुतुंग ने। प्राकृत के प्राणी किसे कहा जाता है? जैनाचार्य हेमचंद को, जो कि जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है। हेमचंद कृत सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन क्या है? प्राकृत प्रभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाम वाला कुमारपाल चरित ग्रंथों की रचना किसने की है? देसी नाम वाला और कुमारपाल चरित ग्रंथों की रचना हेमचंद्र ने की है। मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित है? मेरुतुंग ग्रंथ में संग्रहित है। देसी नाम वाला। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन से। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। कुमार रासो की रचयिता की भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी। विचलदेव रासो क्या है? एक वीरा गीत काव्य है। विचलदेव रासो का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचलदेव रासो का रचनाकाल माना है क्या? विक्रम संवत 1212। आलखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? आलखंड परमाल रासो से विकसित माना जाता है। अलाउद्दौल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? परमाल रासो ग्रंथ में है। आलखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाध्यक्ष चार्ल्स इलियट ने किया था। आला गीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई और प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। 12 वर्ष इंपॉर्टेंट पंक्ति नोट कर लीजिएगा। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जावे, आगे जीवन को धिक्कार किसकी रचना है? किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? परमाल रासो के द्वारा कही गई पंक्ति है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक ही दिन और दोनों एक ही दिन यह संसार छोड़ा? तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों क्या थे? कवि और उनके आश्रयदाता थे। चंद्रवरदाई कवि थे, पृथ्वीराज रासो उसके आश्रयदाता थे। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने इस संसार को एक ही दिन छोड़ा था। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है और एक किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। इसको पूर्ण किसने किया? इनके पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को कहा जाता है क्या? समय। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख कवि इंपॉर्टेंट है। किसने प्रामाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक माना है, किसने अर्धप्रामाणिक माना है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रामाणिक मानने वाले कवि कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाग। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल, दूसर, भूलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज रासो की दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया था? डॉक्टर भूलर ने। और किस ग्रंथ के आधार पर किया था? पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ के आधार पर अप्रामाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो में किन 2 रसों की प्रमुखता है? श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल। ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल भाषा है क्या? पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक
की महाकाव्यात्मक दास्ती किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन जी ने कहा है। पृथ्वी राजस्व का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य। पृथ्वी राजस्व में लगभग कितने छंद का प्रयोग किया गया है? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने लिखा है। पृथ्वीराज बिनक नामक काव्य किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। ढोला मारूला दोहा 11वीं शती में दोहों में रचित क्या है? प्रेम काव्य। ढोला मारूला दोहा क्या है? प्रेम काव्य है और कब रचा गया? 11वीं शती में रचा गया। राहुल बेल की रचना किसने लिखी है? तो रोड़ा कवि ने लिखी है। राहुल बेल की रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। गद्य पद्य में से चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति क्या है? राहुल बेल है। और यह कैसी कृति है? चिरांकित कृति है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होती है राहुल बेल से। राहुल बेल की भाषा क्या है? लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्रधान। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? खुसरो। 13वीं शताब्दी के हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ किया? संवत 1340 के आसपास किया। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 है। खलिकबारी, पहेलिया, मुखरिया, दो शुक्रे, गजल आदि के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। इनका समय जान लीजिए 1255 से 1324। खुसरो का जन्म कब हुआ था? एटा के पटियाली गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। खुसरो की पहेलियों और मुखरियों में किसकी प्रधानता है? युक्ति वैचित्र की। च मन तूतीय हिंदुम अर्प राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो किसके द्वारा कहा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा? कीर्तिलता कीर्तिपताका दोनों की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा। प्राकृत पैगलम के टीकाकार हैं कौन? बंशीधर। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीर्तिलता कीर्तिपताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विवाहसार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पदावली। मैथिल कोकिल कहलाते हैं कौन? विद्यापति। इनका समय 1350 से 1460। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसे माना है? विद्यापति को माना है। विद्यापति ने श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विद्यापति को रसवादी सर्वप्रथम किसने कहा है? ग्रेसन ने कहा है। पद्मावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? निराला ने। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नौ कवि शेखर आदि पादियां किस कवि की है? विद्यापति। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर का मूर्छित हो गए? विद्यापति। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? बाबू राय और श्याम सुंदर दास। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? ग्रेसन, नागेंद्रनाथ गुप्त, ज्ञानार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानने वाले कवि कौन है? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, रामकुमार वर्मा, रामरच वेनीपुरी। विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। खड़ी बोली, खन खन नयन कोई अनुसार नहीं, खन खन बस धूली तनु पर ही। पंक्तियां किसकी है? तो विद्यापति की पंक्तियां हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? गोलेरी जी, राव चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सी है? दोहा। दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में आदिकालीन रासो काव्य में प्रमुख छंद है कौन? छप्पै, टोटक, तोमर, पद्धरि, नाराज। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। पिंगल शैली का प्रयोग होता है कोमल भाव के अभ्यंजना के लिए।
सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चरपा ने की थी। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र में था कन्नौज और काश्मीर। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कहलाती है क्या? संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? मोनीदत्त एवं अद्वैव्रज। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त है? राजस्थान से। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? सिद्धों से। उलटवासियों का